क्या होगा अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए? सिर्फ इस एक सेंटेंस से ट्वीट इतने ज्यादा हो गए कि अब इसको लगने लगा कि हम एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला सकते हैं। ये पार्टी अगर अपनी संयमता को बाकी रखती है तो आगे बहुत बड़ा काम कर सकती है। यहाँ तक कि हुकूमत को बदलने में इस पार्टी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच का एक खास कार्यक्रम आखिरी कतार। इसमें आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को हुए प्रदर्शन की, जो कि जंतर मंतर पर हुआ है, जिसमें अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, दीपक आज 6 तारीख को इंडिया आए हैं और इंडिया आने के बाद में जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया। आज इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साजिद साहब हैं, जिनको आप बाखूबी जानते हैं, हमारे गेस्ट हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट का क्या असर निकला और आखिर आने वाले वक्त में इस देश में, यानी ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्या उसका एक तरीके से उसके प्लान है, और आखिर उसने इतने कम वक्त में पॉपुलैरिटी हासिल की, फिर उसके बाद में जंतर मंतर पर पहुंची, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाली बात है, वो आखिर सारी चीजें हैं क्या ये भी और पार्टियों की तरह एक तरीके से आई गुबार सा बना और बूम हो जाएगी, या फिर कुछ और है? आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साजिद साहब। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई, कई सारी पार्टी बनी, कई सारे आंदोलन से जुड़े, लेकिन गुब्बारे की तरह बने और फूट गए। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी की जिस तरह से पॉपुलैरिटी आ रही है, इतने कम दिनों में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स ले लेना, बीजेपी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आर्थिक भी और फिर फॉलोइंग के भी हिसाब से। लेकिन आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी का ट्रिपल 3 गुना फॉलोवर पिक कर लिया सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, और उसके बाद में यूट्यूब वगैरह पर भी। तो ये बात मानी जा सकती है और मानी जानी चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो फॉलोइंग है या जो युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक नारे के साथ ना जुड़ करके, बल्कि वो एक टारगेट फुल तरीके से जुड़ रहे हैं, इमोशन से जुड़ रहे हैं, उनके अपने जज्बात हैं, और हर कोई एकदम कहीं ना कहीं पीड़ित है जो कॉकरोच जनता पार्टी के लाए हुए मुद्दों से जुड़ रहा है। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बार बार नीट का पेपर लीक हो जाना, फिर कभी दरोगा के पेपर लीक हो जाना, फिर कभी किसके पेपर लीक हो जाना। जाहिर है कि ये नीट की तैयारियां करने वाले बच्चे आमतौर से बहुत मेहनती बच्चे होते हैं और मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जिनके पास बैग में गंवाने को कुछ होता नहीं है, उन्हें सिर्फ मेहनत करके अपना बनाने का ही होता है। और अगर वो बनाने वाली जिंदगी भी अगर फेल हो जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ऐसे बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको पास होने की पूरी उम्मीद लगी रहती है और बच्चे को लगता है कि हम पास हो जाएंगे, अच्छा खासा नंबर उनका पिक होता है, लेकिन अब पेपर लीक होकर के उनके सारे नंबर और सारे ख्वाबों में पानी फेर दिए जाते हैं। और ये सारे हाइब्रेशन में आकर के कई बार बच्चे अपना सुसाइड भी कर लेते हैं, उनकी जिंदगियां चली जाती हैं। अभी जल्द ही जो पेपर लीक का मामला है, इसमें 5 बच्चों ने सुसाइड की। अभी शॉर्टली गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने अपना सुसाइड किया, खाली पेपर लीक की वजह से। तो व्यवस्था की जो कमजोरी है और जो युवाओं को इस गवर्नमेंट ने धक्का दिया है कई तरह से, एक तो रोजगार छीना है, मैक्सिमम जो रेशियो है युवाओं का वो बेरोजगार घूम रहा है जी। अब जब किसी देश का युवा रोजगार मांगने जाता है तो उसको कभी कह दिया जाता है कि नाली के पानी से गैस बनता है, कभी उसको पकौड़े तलने के मशवरे दे दिए जाते हैं, कभी उसको कॉकरोच बोल दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री जैसे लोगों की भाषाएं हैं। तो जिस देश में सुप्रीम लोग इस तरह से बात करने लगे, उस देश में युवाओं के पास मुझे लगता है कि सोचने का कुछ रह नहीं जाता है अल्टीमेटली। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया। बिल्कुल यही कुछ नेपाल में हुआ था।
जब नेपाल के जेएनजीज ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के बच्चे अपना लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, बॉस्टन पढ़े, जापान पढ़े, और हम लोग यहाँ इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था में है कि किताब खरीदने की पोजीशन में नहीं। अगर देश में इतनी पुअरिटी, गरीबी आ गई है, तो फिर इनके बच्चे वहाँ इतनी महंगी तालीम कैसे हासिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और तब गवर्नमेंट उनको इसी तरह के अनाप शनाप जवाब देने लगी थी। और जब इस तरह के अनाप शनाप जवाब नेपाल गवर्नमेंट देने लगी, तो फिर पूरी जेएनजी इकट्ठा हो गई और उन्होंने गवर्नमेंट का कॉप अप किया, बदली हुकूमत और नई हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब जो हुकूमत इस वक्त इस्टेब्लिश्ड है नेपाल में, वो जेएनजी के दबाव में है। उनको टोटली क्लियर है कि अगर हमने पिछले गवर्नमेंट की तरह गलतियां की तो हम भी फिर निकाल के फेंके जाएंगे। इंडिया की जो सिचुएशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का मशवरा देना बच्चों को कि आपको नौकरी नहीं मिले तो आप जाकर के रील बनाइए। आप देखिए रील पे हो क्या रहा है, ज्यादातर बच्चे मुजरा करने आते हैं, डांस करने आते हैं। मैक्सिमम रील की हिस्ट्री ही शुरू हुई है टिकटॉक से। यानी अब बच्चा पीएचडी और टिकटॉक भी लोगों ने बैन कर दिया। हाँ, इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन रील का जो ट्रेडिशन टिकटॉक लेकर के आया, वो ट्रेडिशन तो यूट्यूब ने चालू कर दिया। हाँ, वो यूट्यूब ने चालू कर दिया। इंस्टा ले आया, खाली ऐप बंद हुआ है, लेकिन वो ट्रेडिशन नहीं बंद हुई ना। तो अब जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों को मुजरा करने का मशवरा दे, तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? अब बात चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य की। हाँ, अब इस तरह से, और हालांकि जो भी फ्रेश माइंडेड हैं या वेल ट्रेंड बच्चे हैं या अच्छे घराने के बच्चे हैं, पढ़े लिखे के बच्चे हैं, वो एजुकेशन बिल्कुल गेन करेंगे। और एजुकेशन गेन करेंगे तो उनका एक रेपुटेशन मेंटेन हो जाएगा, और उस रेपुटेशन के हिसाब से वो डिजर्व करेंगे पोस्ट को, फिर वो चाहेंगे वो बनना। और वो आप अगर वैकेंसी नहीं दे रहे, उनको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, तो फिर इस तरह से एक बगावत पैदा हो जाएगी। और जब बगावत पैदा हो जाएगी तो हुकूमतों का टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखें जनता काकरोच पार्टी, वो क्या ट्विटर, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने स्टेटमेंट दिया कि ये सब काकरोच की तरह चले आते हैं रोजगार मारने के लिए, है ना। क्या लिखा था अभिजीत दीपके ने कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ ऑल कॉकरोच विल बी गैदर्ड देयर। क्या होगा अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए। सिर्फ इस एक सेंटेंस से ट्वीट इतने ज्यादा हो गए कि अब इसको लगने लगा कि हम एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला सकते हैं। बस उसने अपना एक वेबसाइट बनाया, कुछ फ्लेयर्स बनाए, थोड़ी देर में और तैयार किया, और लोग फॉलो करने लगे। देखते ही देखते में 48-72 घंटे में 20-22 मिलियन फॉलोवर हो गए। और आज नतीजा ये है कि अमेरिका से लौटने के बाद में अभिजीत दीपके सीधा एयरपोर्ट से जंतर मंतर आते हैं। तो युवाओं का आक्रोश, इनका गुस्सा और इनका जायज गुस्सा कभी चुनौती नहीं देना चाहिए। सटायर के रूप में आने वाली पार्टी, और ये गवर्नमेंट ने इसको हकीकत में बदल दिया। अगर गवर्नमेंट ने इतना रिएक्ट नहीं किया होता, आज जंतर मंतर पे जो हुआ, आप देखें कितने लोग प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आ गए थे, कितने भद्दी बातें कर रहे थे वो लोग कि अगर ये लोग इस तरह से बात करेंगे तो हम इनकी और ज्यादा बोलेंगे ताकि इनकी बात दब जाए। अजीब बचकाना। एक वो हिट लेकर के आया था। हाँ, वो हिट काकरोच पे मारने के लिए। हाँ, अच्छा, मेरा एक सवाल और है। धरने हुए, मैंने आपसे पहले भी कहा, धरने चले हैं, और उन धरनों में से कई सारी पार्टियां निकली हैं। आम आदमी पार्टी हो, टीआरएस हो, या फिर मायावती जिसकी मुखिया इस टाइम बीएसपी पार्टी हो, ठीक है। उसके बाद में एक एजेपी पार्टी 1985 में बनी, 2001 में टीआरएस बनी, और आम आदमी पार्टी 2012 में बनी है। उसके बाद में बीएसपी 1984 में बनी। या आंदोलन से निकली पार्टी की बात करो। इवन जिसका आज हिस्सा बीजेपी है, जनता पार्टी, वो भी आंदोलन से ही निकली है 1970 में, ठीक। फिर जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये 6-7 मैंने पार्टी का आपका नाम है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी तरीके से नाम कमाने जा रही है? नहीं कहा जा सकता इस बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट 21st सेंचुरी में हो रहा है, और ये सोशल मीडिया के दौर में हो रहा है। ये जितनी पार्टियों के नाम आपने बताए, सब लोकल पार्टियां हैं। जहां आ रही हैं वो एक इलाके के लोगों को लेकर के, कुछ फॉलोअर्स को लेकर के एक पार्टी रजिस्टर्ड कर देती है, वो एक पार्टी बन जाती है। लेकिन जनता काकरोच पार्टी ऐसी नहीं है।
जनता कांग्रेस पार्टी ये सोशल मीडिया के थ्रू भले आ रही है, लेकिन मतलब अक्रॉस द कंट्री आ रही है। वो पूरी कंट्री से सारे लोगों को जोड़ रही है और सब लोग अपनी अपनी तकलीफें लेकर के, अपनी अपनी समस्याएं लेकर के जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो जनता कांग्रेस पार्टी का कॉन्सेप्ट और उसका इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस अलग है और बाकी पार्टियों का अलग मसला है। ये पार्टी अगर अपनी संयमता को बाकी रखती है तो आगे बहुत बड़ा काम कर सकती है, यहाँ तक कि हुकूमत को बदलने में इस पार्टी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है अगर ये अपनी संयमता को बाकी रखती है। जैसे आज दीप के आए अपने फॉलोअर्स के साथ में, फिर गए वहां पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने परमिशन मांगा, परमिशन मिला उनको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। 10 बजे से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और 5 बजे तक उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। बहुत अच्छा उन्होंने किया कि टाइमली प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। फिर वो कल जाएंगे 10 बजे अपना कल है अगले प्रोटेस्ट, उन्होंने फिर कॉल किया है जाएंगे करेंगे। तो हालांकि लोग इसको खराब करना चाहेंगे, बिल्कुल कोई टाइम एक्सीड करेगा, कोई इसी बीच में कूद पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सीजेपी अपनी प्लानिंग के साथ, लिटरेट प्लानिंग के साथ, वेल मैनर्ड के साथ प्रोटेस्ट कर रही है। अच्छी बात है, एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना बहुत अच्छी बात है और परमिशन के साथ, टाइम के साथ करने बहुत अच्छा है। और मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे 6 पार्टियों को मैंने आपको नाम दिया, बिल्कुल उस उस वक्त हो सकता है कोई विपक्ष में, जैसे 1970 में कोई विपक्ष में ज्यादा चीजें थी नहीं, लेकिन उसके बाद में जब बीएसपी बनी 1980 के बाद में 84 में, तो उस वक्त विपक्ष था जैसे जनता पार्टी। आज अखिलेश यादव, आपकी आम आदमी पार्टी, एनसीपी, कई सारी पार्टियां इसको समर्थन कर रही है, तो क्या ये उन्हीं से फंडेड है? क्या लगता है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, किसी को समर्थन देना उसके फंडेड होने की इसको आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इतने युवा उसको जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको डोनेट भी कर रहे हैं सीजेपी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब पेड फॉलोअर है। ऐसा कहीं ना कहीं इन पार्टियों को भी लगता है कि हम लोग ये मूवमेंट चाह करके भी नहीं चला सकते इतने बड़े पैमाने पर। तो हाँ, अभी जो दीप्ति ने चलाया, तो क्यों ना समर्थन दे करके इसको और आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। और ये जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छी थॉट के साथ कर रहे हैं कि अगर मान ले आम आदमी पार्टी आ रही है या समाजवादी आ रही है या कोई भी पार्टी आ रही है, अखिलेश अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक अपनी पार्टी होते हुए दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना ये बड़ी हिम्मत की बात है, वो कम से कम बीजेपी तो नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, क्योंकि आप इसका इस्लामिक स्कॉलर हैं, बुक राइटर भी हैं जी। अभी कुछ दिनों पर मैंने बहुत सारे मुस्लिम बड़े बड़े जो चेहरे हैं, नाम क्या लूं, खैर उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को इस प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना चाहिए। बहुत छोटे शब्दों में मुझे इसका ये वो दूरअंदेश नहीं है, जैसे वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं क्या, और वो लॉन्ग टर्म को नहीं देख पा रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। आप मान लीजिए सीजेपी की तरफ आप इसको अगर धर्मीकरण कर दे, हालांकि दीप के बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जात पात की राजनीति से आजादी चाहते हैं और हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई से भी आजादी चाहते हैं। आज का उनका स्टेटमेंट है और पूरी टीम इस बात को कह रही है। तो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यही चाहिए, जात पात ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, धार्मिकरण ना हो और जात का मसला ना पैदा हो। दीप का भी स्टेटमेंट ही, अगर कोई मुसलमान जो पॉलिटिकल लीडर है, ये उस पार्टी के, ये लोग पेड ही कहे जाएंगे, भारी वर्ड है लेकिन ये पेड है, जो लोग वहां पर मुसलमान बिल्कुल डेफिनेटली पेड है। इस तरह से आप अपनी जनरेशन को फंसा रहे हैं। क्या करना चाहिए फिर मुसलमान? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक और ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिक लेवल पे जो भी पार्टियां आ रही है, उनका समर्थन मुसलमान को भी करना चाहिए, हिंदू को भी करना चाहिए, सारे लोगों को करना चाहिए। हमारा कंसंट्रेशन और हमारा इंटेंशन क्या है? डेमोक्रेसी की तरफ है और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। हम बियॉन्ड टू द डेमोक्रेसी और बियॉन्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी को समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन जो भी इनसाइड ऑफ डेमोक्रेसी है या इन द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम बिल्कुल उन्हें अपना समर्थन दे सकते हैं। ये कहना कि कोई मुसलमान उनकी तरफ नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये सब बचकाना हरकत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है 5 दिन के अंदर अंदर, बिल्कुल, वरना 13 जून को फिर प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि अगर प्रदर्शन यानी कि इस्तीफा नहीं दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं लिया, तो प्रदर्शन फिर एक किधर जाएगा प्रदर्शन?
प्रोटेस्ट का। फिर प्रदर्शन आगे की तरफ अब इनकी प्लानिंग के हिसाब से ही देखा जा सकता है कि किधर जाएगा, लेकिन आज के प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। आपने जिस तरीके से बताया ना, थोड़ा सा टोकू, CNRC का प्रदर्शन चला काफी टाइम, बहुत ज्यादा सुकून से साथ चलता है। उसके बीच में जामिया में आपने देखा क्या हुआ, उसी के नाम पर जाफराबाद साइड क्या हुआ। क्या इसमें जो इस प्रदर्शन को नापसंद करने वाले लोग हैं, क्या ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, ये जो CNRC का जो मैटर आया और इस तरह के जो भी प्रोटेस्ट आए, ये एक साइड से, जैसे इसमें एक नेशन को स्पेशली टारगेट किया गया था, मुस्लिम समुदाय को, तो मुस्लिम समुदाय ही ज्यादातर इसके खिलाफ बोल रही थी, और सत्ता में बैठे हुए सारे लोग नॉन मुस्लिम है मैक्सिमम, तो मुसलमानों की बात ना तो वहां तक पहुंच रही थी और ना कोई पहुंचाना चाहता था, और दुश्मन शासन से प्रशासन तक सभी इनके दुश्मन थे। शाहीन बाग में नाजायज मामला हुए, सब सामने रिकॉर्डेड है, कहने की क्या बात है। और भी जाफराबाद के जो भी मामला रहे हुए, इवन लखनऊ में मुनव्वर राना के बच्चों के साथ जो मामला हुआ, सारा एकदम रिकॉर्डेड है। और ये मूवमेंट जो चल रहा है, ये रिलीजियस साइड को लेकर के नहीं जा रहा है। जैसे अभिजीत दीप के भी मुसलमान नहीं है, और जो इनकी टीम के सारे लोग हैं एक भी मुसलमान नहीं है, सही, और रूलिंग पार्टी भी मुस्लिम नहीं है। तो अब ये कह पाना कि शाहीन बाग की तरह ये मूवमेंट चला जाएगा, ऐसा बहुत कम चांस है। हाँ, ऐसा बहुत कम चांस है। यहाँ पर लड़ाई है अभिजीत दीपके की डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप है। अच्छा, अभिजीत दीप मान है कि यहाँ डिक्टेटरशिप लागू हो चुका है या लागू करने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल की जा रही है। चलिए, जब भी पेपर लीक आता है आप देख लें, बच्चे का रिलेशन कहीं ना कहीं जाकर के किसी बीजेपी नेता से मिल जाता है। चलिए, बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग थोड़ा जल्दी में सुनते हैं और बहुत कम वक्त में चीजें जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ और चीजें जानी जाएं, और चीजें तफसील से जानी जाएं, ताकि लोगों को वो चीजें पता चल सके कि आखिर किसका क्या भविष्य है और किस तरीके से वो चीजें बन रही हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर साजिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेखक हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्योंकि नेपाल को बहुत नज़दीकी से ये रीड कर चुके हैं, बताया कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है ये एक धार्मिक नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक रूप से चल रहा है, और इसमें मुद्दों की लड़ाई चल रही है, ना कि किसी एक अलग चीज की। मान लीजिए एक कम्युनिटी को टारगेट किया, वो एक कम्युनिटी लड़ाई लड़ रही है। इसमें सभी लोग हैं, और हर उस इंसान के, मतलब इंडियन के बच्चे हैं जो एक गरीब तबके से आता है, जिसकी उम्मीद है डॉक्टर बनना, जिसकी उम्मीद है इंजीनियर बनना, जिसके पेपर लीक हो जाते, वो सारे लोग उसमें हैं। तो ये डॉक्टर साजिद साहब ने बताया है। आप इस पूरे इंटरव्यू पर अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आने वाले वक्त में हम साजिद साहब से कोशिश करेंगे कि हम आने वाले वक्त में एक दिन निकालें और उसमें लाइव रखें, और सारे क्वेश्चन आंसर हम रखेंगे उसमें। आप क्वेश्चन करेंगे, साजिद साहब उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीजें चल क्या रही हैं, और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि हम आपको जल्द से जल्द चीजें दे सके, और जल्द से जल्द आपको मुद्दे समझने में आसानी हो सके। क्योंकि आज के टाइम में अपना कौन है पराया कौन है ये जानने में बहुत परेशानी हो जाती है। 2 बातें आपके लेवल की होती हैं और 5 बातें किसी और की बातें की जाती है, जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि हमारा था किसी और का था। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।